हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो लेक्चर है, जैसे कि आप जान रहे हैं, पिछले लेक्चर में उपचयन अपचयन का मैंने पढ़ा था, हम सभी ने पढ़ा था। तो यहाँ पे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव है ना। तो हमारी किताब में लास्ट में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्रभाव है, पहला प्रभाव है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है आपको समझा दें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम कोई भी लोहे की वस्तु खरीद के लाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे रख देते हैं, मिट्टी खुले स्थान पे रख देते हैं, या हम लोगों के मकान बनता है, घर बनता है, उसमें लोहे के छड़ आते हैं और छड़ जो है, जो एक्स्ट्रा छड़ बच जाता है, उसे हम लोग कहीं रख देते हैं, मिट्टी पे साइड पे रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या दिखता है कि वो चमचमाता हुआ जो लोहे की छड़ हम जो खरीद के लाए थे, है ना, तो वो छड़ क्या हो जाता है, एकदम ब्राउन कलर का हो जाता है और उसके ऊपर जो है ना पतले पतले परत पपड़े उदरते रहते हैं, है ना, पतले पतले उसके परत जो है उदरते रहते हैं। और ये जो उदर के क्या होता है, तो उसकी जो भार है उसमें भी कमी हो जाती है और वो झड़ता है, उसका संक्षारण होता है। वही जो प्रक्रिया होता है ना, लोहे की वस्तु खराब हो जाती है या लोहे की जो बड़े कढ़ाई है उसके आप देखोगे नीचे से कभी कभी जो है होल हो जाता है, झड़ जाता है, जंग लग जाता है, जंग लग जाना, संक्षारण होना, है ना। यही जो है प्रक्रिया जो है संक्षारण कहलाता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, मतलब हम सभी जानते हैं कि मिट्टी का पीएच मान होता है ना। तो जब मिट्टी के आसपास हम रखते हैं, यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नम्र उष्ण जलवायु, वायुमंडल में जो नमी होती है ना, और वो जो नमी होती है उसे हम कहते हैं आर्द्रता, है ना, नम्र उष्ण जलवायु कहते हैं, आदि के संपर्क में जब आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसका एक उदाहरण आपको दे दें कि हम सभी जानते हैं कि हमने देखा भी है कि हम नया नया साइकिल खरीद के लाते हैं, साइकिल खरीद के लाते हैं और उसकी जो रीम होती है ना, वो चमकती हुई होती है। जब क्या होता है, जब हम उस साइकिल को बाहर छोड़ देते हैं तो बारिश अगर होती है तो क्या देखने को मिलता है, अगर साइकिल आपका नया है, न्यू साइकिल है, और वो अगर हवा में जो है, वायुमंडल में जो है, खुले आसमान में अगर छूट गया, बाहर छूट गया, आप अंदर नहीं रखे उसको या कवर नहीं किए, तो बारिश में वो भीगता है, तो चमचमाता हुआ जो रात में जो साइकिल का रिम था वो आपको ब्राउन भूरा भूरा दिखता है, वही जंग लगता है। वही जो है भूरा भूरा परत आप देख रहे हो ना, वो जंग का लगना है। और वही जो है अगर आप बहुत दिन तक इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो जो है संक्षारित होने लगेगा, संक्षारण होने लगेगा, है ना। तो ये लोहे की वस्तु, अब ये तो आप समझ गए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की वस्तु पर जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जम जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, है ना। तांबे की जो होती है ना, वो देखते हो हरे हरे, जिसे हम तुतिया कहते हैं, है ना, मतलब बोलचाल के भाषा में, देहाती लैंग्वेज में तुतिया कहा जाता है। तो हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। अगर संक्षारण से बचाव क्या क्या करना है आपको, अगर संक्षारण से बचना है तो क्या इसके उपाय हैं? यशद लेपन कर सकते हैं, विद्युतीय लेपन कर सकते हैं। यशद लेपन मतलब आप उसके ऊपर ग्रीस व्रीस लगा देते हो, विद्युतीय लेपन कर सकते हो, पेंट करके, है ना। आप देखते हो लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट करते हैं, केवाड़ी अगर लोहे की है तो उसको पेंट करते हैं। संक्षारण के से धातुओं को बचाया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संक्षारित से जो है, संक्षारित होने से बचा सकते हैं, संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है संक्षारण क्या है और संक्षारण से बचाव के उपाय, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। इसके बचाव अगर पूछे जाएंगे तो यशद लेपन, विद्युतीय लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता, जो कि इंपोर्टेंट है, दोनों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। विकृत गंधिता के बारे में, संक्षारण के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप संक्षारण को समझें। तो अब हम समझते हैं विकृत गंधिता को। विकृति गंधिता, तो यहाँ पे अब समझते हैं वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है।
जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप घर में खाना वाना बनाते हो, है ना, कुछ दिनों तक उसको या खोए की मावा की या बहुत कुछ आप बनाते हो, आप देखते हो कि कुछ दिन के बाद वो उसके अंदर अजीब सा जो है ना खटास जैसा स्वाद आने लगता है, अजीब सा स्मेल आने लगता है। और ये जो स्मेल आता है ना उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अजीब सा उसके अंदर स्वाद आता है, अजीब सा उसके अंदर बदबू आता है ना। तो ये जो होता है ना, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है ना खुले वायु में, तो वायु के संपर्क में जब आएगा तो उसमें से हवा से वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। और आपको इसका दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम आपको क्यों बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे। अब पहली बात है, इसे रोकने के क्या उपाय हैं? तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके हम इसको रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, और जो ये जो आप देख रहे हो प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट इसे कहा जाता है। प्रतिऑक्सीकारक को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और यहाँ पे वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रख करके, यानी आप ऐसे खाद्य सामग्री को ऐसे बंद एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि उसके अंदर हवा बिल्कुल प्रवेश न करे। तो क्या होगा? इसे हम विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा जैसे आप देखते होंगे कुरकुरे चिप्स आदि के पैकेट के अंदर हवा भरी रहती है। बचपन में हम लोग देखते थे कि भैया इतने बड़े कुरकुरे, और उसमें जो है कंपनी वाले हम लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि कुरकुरे को जब हम लोग फाड़ते थे, उसके पैकेट को खोलते थे, तो क्या देखते थे? कुरकुरे की क्वांटिटी जो है बहुत कम है, उसमें आधा से ज्यादा हवा भरा हुआ है ना। तो वो हवा जो है हमारे लिए हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वही हवा जो है वो क्या करता है? उपचयन होने से उसको रोकता है। और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या करता है? उस खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता होने से बचाता है। क्या करता है? बचाता है। इसीलिए वो नाइट्रोजन गैस का भरना बहुत जरूरी होता है। आप कहीं भी अगर किसी भी पैकेट बंद सामान को खरीदते हैं तो उसके अंदर हवा को जरूर चेक करें। अगर हवा नहीं है तो उस सामान को नहीं लें, क्योंकि वो क्या हो गया रहता है? उस वस्तु का या उस खाद्य सामग्री का उपचयित हो गया रहता है, उपचयन हो गया रहता है, और उसके अंदर विकृत गंधिता जो है आपको देखने को मिलेगा। स्वाद अजीब सा लगेगा, है ना, टेस्ट में अजीब सा देखने को मिलेगा। तो हम रोकने के क्या उपाय कर सकते हैं? जो है ना ऑक्सीकारक का उपयोग कर सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रख सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा उसको जो है रख सकते हैं। तो विकृत गंधिता आपसे अगर पूछा जाए तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है ना, जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। हम क्वेश्चन जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, एक लेक्चर में हम इस सारे को आपको लिख के बता देंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसको लिख पाओ। तो चैप्टर 1 हमारा इसी के साथ होता है समाप्त। और नेक्स्ट चैप्टर जो है अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि बहुत जल्द 2 से 4 क्लास के अंदर हम इसको कवर करेंगे, उसको भी समाप्त करेंगे। और ये जो आप जितना इसका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर है, और इसके जो भी एग्जाम में बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, है ना, और पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, सबका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।